क्या आपको सिविल प्रोसीजर कोड परेशान करता है? क्या आपको सिविल प्रोसीजर कोड टफेस्ट लगता है अदर लॉ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग? क्या आपको सिविल प्रोसीजर कोड को पढ़ने में समस्या हो रही है? अगर हो रही है, नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि आज इस वीडियो को पूरा देखो। हम लोग डील करेंगे सेक्शन 10 पे सिविल प्रोसीजर कोड का, जो है कंडीशन फॉर एप्लीकेशन। जो हम लोग आज का टॉपिक है हम लोगों का, वह कंडीशन फॉर द एप्लीकेबिलिटी, यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। सेक्शन 10 डील करता है रेस सब जुडिस के कॉन्सेप्ट से, स्टे ऑफ सूट के कॉन्सेप्ट से डील करता है सेक्शन 10। और सेक्शन 10 कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ लो कि आप अगर देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, बिहार जुडिशरी का बात करेंगे हम, तो रिपीटेडली इस सेक्शन से सवाल आपको दिखा है। सीपीसी का आप विश्वास नहीं करोगे, सीपीसी का हर एक सेक्शन आपको याद हो जाएगा। एक आपको पॉइंट बता दे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर आप बिहार जुडिशरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर से सवाल बहुत कम बनता है। 10% सवाल बनता है ऑर्डर से, और 90% 60 नंबर का सवाल आता है। अगर आप देखोगे 60 नंबर का सवाल आता है सिविल प्रोसीजर कोड से, तो 60 नंबर में जो 90% है नंबर, वो आपको बॉडी ऑफ दी सिविल प्रोसीजर कोड से आता है, दैट मीन सेक्शन से आता है। तो सेक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है, ऑर्डर को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मेंस के आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग बात करें तो पूरा आपको सेक्शन याद होना होगा, और ये हो जाएगा। दिक्कत हो रही है सिविल प्रोसीजर कोड को समझने में, तो आप बड़े ध्यान से आज के इस वीडियो को देखो। सेक्शन 10 को हम इजीली समझा देगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है जो आपको देना चाहता हूं, वो आप ध्यान से सुनना। तो पहले हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सेक्शन 10 अप्लाई हो, स्टे ऑफ सूट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो, कोर्ट स्टे लगाए सूट के ट्रायल पे, उसके लिए किन किन शर्तों को पूरा करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, तो पहला पॉइंट कहता है देयर मस्ट बी 2 सूट, 2 सूट का होना जरूरी है। तो वो 2 सूट होंगे क्या? ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है। पहला, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, जो पहले कोई एक सूट ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हो चुका है, उसके बाद दूसरा कहता है सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट। 2 सूट होना चाहिए, जैसा पॉइंट फर्स्ट बता रहा है। तो एक जो सूट पहले इंस्टीट्यूट हुआ, उसके बाद दूसरा कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। एक पॉइंट समझ में आ गया आसानी से, आगे बढ़िए। कहता है दूसरा नंबर पॉइंट, मैटर इन इशू मस्ट बी सेम इन बोथ दी सूट्स। मतलब क्या हुआ कि जिन बातों को लेके 2 व्यक्तियों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, वह डिस्प्यूट उन दोनों सूट का सब्जेक्ट मैटर है, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट सूट का सब्जेक्ट मैटर है। तो मैटर इन इशू मस्ट बी सेम होना चाहिए दोनों सूट में। 2 नंबर पॉइंट समझ में आ गया, आगे बढ़िए। कहता है बोथ दी सूट मस्ट बी बिटवीन दी सेम पार्टीज। मतलब इन दोनों सूट में जो पक्षकार होंगे, जो पार्टी होंगे, वो भी सेम होने चाहिए। अगर सूट, मान लीजिए प्रीवियस सूट को हम नाम लेते हैं ए, सूट ए में अगर जो पार्टी है वो है सी और डी, तो सब्सिक्वेंट सूट को हम नाम देते हैं अगर जेड, तो इस जेड में भी पार्टी सी और डी ही होने चाहिए। मतलब दोनों सूट में पार्टी सेम ही होगा, और या तो पार्टी का सक्सेसर सेम होना चाहिए। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर पॉइंट ये क्या कहता है, प्रीवियस सूट मस्ट बी पेंडिंग। तो जो पहला जो सूट दर्ज हुआ था, पहले वाला सूट नंबर ए, वो ऑलरेडी पेंडिंग है। तो कहां पेंडिंग है? तो 4 कोर्ट का बात किया गया है कि उस 4 कोर्ट में किसी भी एक कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए। तो पहला कहता है उस कोर्ट में, जिस कोर्ट में सब्सिक्वेंट सूट को दर्ज कराया जा रहा है, उसी कोर्ट में प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट ए पेंडिंग है ऑलरेडी। या दूसरा कहता है कि कोई भी कोर्ट जो स्टैब्लिश्ड या कंटिन्यूड है भारत सरकार के द्वारा किसी अन्य देश में भारत के बाहर। तीसरा, भारत का कोई भी कोर्ट में वो सूट ए जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो पेंडिंग है। चौथा, या फिर वो जो सूट ए है प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, फॉरवर्ड सूट है, सूट ए, यहां पे हम लोग बात करें तो वो पेंडिंग होना चाहिए। किस कोर्ट में होना चाहिए? तो चारों में से किसी भी एक कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए। उसके बाद 5वां नंबर जो पॉइंट है वो क्या कहता है, पार्टी मस्ट लिटिगेट अंडर द सेम टाइटल। दोनों सूट का, फॉर्मर सूट, सब्सिक्वेंट सूट, सूट ए एंड सूट जेड
में जो डिस्प्यूट है जिस टाइटल को लेके है वो भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए बी और सी में जो ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है और वो ओनरशिप सब्जेक्ट मैटर है, टाइटल भी सब्जेक्ट मैटर क्या है, ओनरशिप है, तो वही टाइटल होना चाहिए सब्सिक्वेंट सूट में, सूट जेड में। पार्टी सेम पार्टी के बीच में टाइटल सेम होना चाहिए। और उसके बाद जो छठा पॉइंट है वो ये है कि जो रिलीफ क्लेम किया गया, जो रिलीफ का मांग किया जा रहा है सब्सिक्वेंट सूट के द्वारा, वो रिलीफ एडिक्वेटली ग्रांट किया जा सकता है उस कोर्ट के द्वारा जिस कोर्ट में प्रीवियस सूट ऑलरेडी पेंडिंग है। अगर ये 6 का 6 कंडीशन फॉलो हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, तो यहां पे कोर्ट क्या करेगी, अप्लाई करेगी सेक्शन 10 और इसके साथ स्टे लगा देगी सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल पे, कार्रवाई नहीं करेगी सब्सिक्वेंट सूट पे। तो ये हो गया आपको कंसेप्ट। सूट दर्ज करने से रोक नहीं सकती, लेकिन सूट अगर दर्ज हो गया सब्सिक्वेंट सूट तो उस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं होगा, स्टे लग जाएगा। और भी बहुत सारा बात आता है इसकी एक्सेप्शन के बारे में। अगर बात करें तो इसका 3 एक्सेप्शन है। अगर मान लीजिए कि प्रीवियस सूट फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर जो प्रिंसिपल है रेस्ट सब जुडिस का वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉरेन कोर्ट में अगर कोई भी फॉर्मर सूट पेंडिंग है तो उस पे तब जाके सब्सिक्वेंट सूट पे स्टे नहीं लगेगा। अगर वो सब्सिक्वेंट सूट भारत के किसी भी कोर्ट में दर्ज हुआ है, तो इंस्टीट्यूट हुआ है, तो उस पर रेस्ट सब जुडिस का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, उसके ट्रायल प्रोसीडिंग पे स्टे नहीं लगेगा, नहीं लगा सकती कोर्ट। जो समरी ट्रायल होता है, समरी सूट, माफ कीजिए, समरी सूट जो ऑर्डर 37 में बताया गया है, समरी सूट के केस में भी रेस्ट सब जुडिस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इंटरिम ऑर्डर, तो इंटरिम ऑर्डर के मामले में भी रेस्ट सब जुडिस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। बहुत सारा प्रोविजन है, मैं आपको अब बताता हूं। ये तो आपको मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताया कि आज मैं आया तो आपको कुछ ना कुछ देके जाने का मन कर रहा था, तो सेक्शन 10 को देके चला गया। अगर बात समझ में आ गई है, सेक्शन 10 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, देखिए सेक्शन 10 का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा बात है कि सेक्शन 10 के अंतर्गत कोई ऑर्डर पास हुआ तो क्या उससे अपील होगा, रिवीजन होगा, एक बात। दूसरा कि कोर्ट अपना इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करके अगर कंडीशन फुलफिल भी नहीं हो रहा है तो क्या 151 के अकॉर्डिंग स्टे लगा सकती है सब्सिक्वेंट सूट के ट्रायल पे। बहुत सारा बात है, सीपीसी याद हो जाएगा आपको। तो आपको सीपीसी याद अगर हो जाना है, करना है आपको याद, तो मेरा कोर्स जरूर आप ऑप्ट करो। आप चले जाओ अनअकैडमी पे, अनअकैडमी पे अपना सब्सक्रिप्शन ले लो। अभी 99 में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। आप मेरा कोड इस्तेमाल करना, लॉ इज लाइफ। लॉ इज लाइफ आपका कोड होगा, रेफरल कोड, उसको इस्तेमाल करना, सब्सक्रिप्शन लेना, 99 रुपए में मिल जाएगा। 99 रुपए में आपका सीपीसी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस कोड को अप्लाई नहीं करते हो और 2 दिन के भीतर नहीं लेते हो सब्सक्रिप्शन, तो फिर इस कोर्स का दाम बढ़ के 5000 रुपया हो जाएगा। तब आपको सब्सक्रिप्शन 5000 देना पड़ेगा। अभी 99 मिल रहा है, आप ले लो, बहुत बेनिफिट होगा आपको। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी मैं अनअकैडमी पे रेगुलर नहीं हूं। मैं आपको रेगुलर हो जाऊंगा बहुत जल्द। जैसे बिहार मेंस खत्म होगा उसके जस्ट 1 दिन के बाद मैं रेगुलर हो जाऊंगा और आपका 30 दिन के भीतर, ये गारंटी है मेरा, आपको खुद अनुभव होगा कि 30 दिन के भीतर, 30 डे, विद इन 30 डेज, 30 दिन के भीतर आपको लगेगा कि सीपीसी बहुत इजी सब्जेक्ट है। जो आपको आज के टाइम में लग रहा है कि बहुत टफेस्ट है, वो आपको 30 दिन के बाद लगेगा कि सबसे आसान सब्जेक्ट सीपीसी ही है। बस समझने का देर था, समझना कैसा है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब करोगे, मुझे फॉलो जरूर करना है अनअकैडमी पे। इसके लिए आपका बहुत बहुत पहले से धन्यवाद।